हे हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आई एम मारुक और आज हम लोग करेंगे फिर से इंडियन हिस्ट्री। हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर चुके हैं इंडियन हिस्ट्री पर। अब हमारी और हमने जो स्टार्ट किया है, कहां से हिस्ट्री को स्टार्ट किया, हमने किया है मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट। ठीक है, तो हमने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा। ठीक है, काफी लड़ाई हुई अंग्रेजों की और काफी फ्रीडम फाइटर्स थे जो भारत से थे, जैसे खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई, देन बेगम हजरत महल, तांतिया टोपे, नाना साहेब, बहादुर जफर खान एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ 1757 बैटल ऑफ प्लासी के रिवेंज में। उसके बाद क्या हुआ कि एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। 1857 ने एक डेथली ब्लो दिया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। पर अंग्रेजों को ये कुछ खास फर्क नहीं पड़ा इससे। सो एक अनसक्सेसफुल रिवोल्ट रहा ये। अब इसके बहुत से रीजन है कि क्यों अनसक्सेसफुल रहा। एक यूनिटी नहीं थी, सॉलिडारिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था। ठीक है, और ऊपर से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी नहीं थी। उसके बाद जो स्टोरी स्टार्ट हुई या जो स्टोरी आई, वो आई सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की। क्योंकि जब इंडियंस एजुकेट होने लगे एंड इंडियन जब बाहर से पढ़कर आने लगे और उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया अंग्रेजों के साथ, तो अपने आप को काफी गवार महसूस किया और उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे रादर देन फाइटिंग, ये अंग्रेज जो सुपरियॉरिटी में बिलीव करते हैं अपने आप को, इनसे फाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल चीज है कि हम अपने घर की सफाई करेंगे। ठीक है, दिवाली आने से पहले घर की सफाइयां होती हैं। समझिए, इंडिपेंडेंस लेने से पहले घर की सफाई हुई। घर की सफाई माने सोशल इवल्स के खिलाफ मुहिम चली। सोशल इवल जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, सती हो गया, बहुत से ऐसे सोशल इवल्स थे जो हमारी सोसाइटी में डीप रूटेड थे, जिनका शेडो अभी भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं दिखता है या महसूस होता है। ठीक है, इनके खिलाफ काफी सोशल रिफॉर्मर्स ने मुहिम चलाई। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज के बंधु सागर, जिन्हें आप याद करना चाहते हैं, वो सारे एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स उन्होंने चलाई थी। अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है, एक अलग सी फीलिंग आ रही है। रिफॉर्म के बाद आती है फीलिंग नेशनलिज्म की। ठीक है, नेशनलिज्म माने पहले हमने 1857 में पेट्रियोटिज्म देखा था, देशभक्ति देखी थी। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में भी हमने देशभक्ति देखी थी। दो पेन वाली भक्ति थी या अपने घर को एक सॉर्ट ऑफ थी, तो वो देशभक्ति थी। कहने को तो ये भी तो फाइटर्स ही थे जो सोशल अपने ही लोगों के खिलाफ या अपने लोगों को सुधारने के लिए लगे हुए थे। ठीक है, सो अब जो मूवमेंट आता है जिसे कहते हैं कि नेशनलिज्म आई। नेशनलिज्म का मतलब, ये जो स्टोरी स्टार्ट होगी, इन क्वेश्चन को करने से पहले हम छोटी सी जल्दी से स्टोरी सुनेंगे। ये जो स्टोरी स्टार्ट होगी वो एक नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ स्टार्ट होगी। नेशनलिस्ट फीलिंग का ये मतलब कि मैं और आप, हम एक हैं। ठीक है, हम एक ही मकान में रहने वाले लोग हैं। हमारी बस नेम प्लेट जो मकान के बाहर है वो किसी और के नाम पर है। मकान हमारा है, रहने वाले जो इस मेंबर्स हैं इस घर के, वो मैं और आप है। पर जो प्लेट इन्होंने लगाई हुई है मकान के बाहर, हमारे घर के जो बाहर जो प्लेट लगी हुई है, वो किसी और का लगा है नाम। ठीक है, तो वो लगा है ब्रिटिशर्स का नाम। तो एक नेशनलिस्ट फीलिंग होती है जब एक अपनायत आ गई, एक अम्ब्रेला मिल गया, एक मकान हमें मिल गया और अब हमें पता चल गया कि मैं और आप इकट्ठे हैं। अब हमने इकट्ठे मिलकर एक फॉरेन एजेंसी के खिलाफ खड़े होना है। राइट, इससे पहले नेशनलिज्म कहीं इतना स्ट्रांगली देखने को नहीं मिला था, क्योंकि अगर हम मुगल्स में या अंग्रेजों के आने से पहले की बात करें तो इंडिया एक फ्यूडल सोसाइटी थी। रूलर्स में टूटा हुआ था, अलग 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 कह सकते हैं कि रूलिंग टेरिटरीज होती थी, अलग अलग रूलर्स बैठे हुए थे। तो हमें पता नहीं चल रहा था कि जम्मू कश्मीर में बैठकर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी केरला के बंदे से। अब जबकि एक नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई है, अब मुझे समझ आ चुका है कि वो जो केरला में बैठा हुआ है और मैं जम्मू कश्मीर में बैठी हुई हूं, हम लोग एक ही मकान के अंदर है, दैट इज नोन एज भारत। अब इस भारत को हमने लेना, इस नेम प्लेट को हमने चेंज करना है। तो ये नेशनलिज्म की शुरुआत होती है एक पार्टी से, या एक कह सकते हैं एक एसोसिएशन के फॉर्मेशन से, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइट, इसकी स्थापना हुई 1885 में। और इसकी स्थापना की किसने? आयरनिकली, क्योंकि इस टाइम पर ये अंदाजा नहीं होगा उस बंदे को कि ये पार्टी जो वो स्टार्ट कर रहा है या जो एसोसिएशन बना रहा है,
कल को यही आजादी तक उसको लेकर जाएगी, इस इंडिया को लेकर जाएगी। सो यू नेवर नो व्हाट थिंग विल वर्क आउट। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1885 में। 1885 में एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है जिसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या आप कह सकते हैं एओ ह्यूम, ठीक है। सो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट है, एरिस्टोक्रेट है। ये कहता है, इसने सोसाइटी को समझा सुना काफी टाइम से, ये अभी नहीं कि अभी ब्रिटेन से आया है, काफी टाइम से इंडिया में रह रहा है, पर रिटायर्ड है। सो वेला इंसान है, काफी तरीके से इसने ऑब्जर्व किया। इसने अंग्रेजों को, अंग्रेज की गवर्नमेंट को, इसने अपनी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव रखा, उनके आगे एक प्रपोजल रखा, ठीक है। इसने कहा कि देखो यार, हम रहे ठहरे ब्रिटिशर्स, ना हमारी लैंग्वेज इनके साथ मिलती है, ना हमारा कल्चर इनके साथ मिलता है, तो वी आर वेरी सुपीरियर और ये बेचारे इंफीरियर थे, पर इनके साथ जो एक ब्रिज है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों ना करे कि एक ग्रीवियंस सेल बना लेते हैं, एक हेल्प डेस्क सा बना लेते हैं, जहां पे ये भारतीयों को ही बिठाएंगे, ये भारतीय यहाँ पर आएंगे, अपनी जो इनके ग्रीवियांसेस हैं, अपने जो दुख जो है इनको गवर्नमेंट के साथ वो बताएंगे, फिर गवर्नमेंट कैन एक्ट ऑन दैट। तो एक इंटरमीडियरी का ये काम करेगी, एक ब्रिज का काम करेगी बिटवीन इंडिया एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एओ ह्यूम चले जाते हैं लॉर्ड राइपन के पास, ठीक है। तो गवर्नर जनरल होते हैं उस टाइम पर, कहते हैं कि लॉर्ड राइपन साहब ये प्रपोजल है, तो लेट्स फॉर्म एन एसोसिएशन। मैं एक एसोसिएशन बनाता हूं जिसमें मैं इंडियंस को बिठाऊंगा, ताकि वो इंटरमीडियरी इंडियन मासेस की जो इंफॉर्मेशन है या उनके जो जो उनको दुख है या पीड़ा है वो आप तक वो इजीली कन्वे कर सके। और जिन मासेस को मैं बिठाऊंगा ना, वो पढ़े लिखे इलीट क्लास के होंगे। हो गई बात खत्म। तो लॉर्ड राइपन कहते हैं कि देख भाई, मैं ऑलरेडी अपने जाती मसलों में फंसा हूं। लॉर्ड राइपन इस टाइम पे फंसे होते हैं इल्बर्ट बिल में, ये जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन बिल्स को। सो इल्बर्ट बिल में वो ऑलरेडी फंसे होते हैं। तो लॉर्ड राइपन कहते हैं कि यार भाई सुन, मैं अभी अपने जाती मसले में फंसा हूं, अभी ये एसोसिएशन की बात मुझसे मत कर। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड राइपन के बाद आ जाते हैं लॉर्ड डफरिन। कौन से आते हैं? लॉर्ड डफरिन। तो एओ ह्यूम फिर लॉर्ड डफरिन के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, हम एक हेल्प डेस्क, एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। और क्या होगा कि ताकि वो, ये कहानी है कि वो इंडियन मासेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करेगी। डफरिन ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, बट एक्नॉलेज करते कि ठीक है बनाना है तो बना ले, पर कोई खास फायदा तो होगा नहीं। चल, और एक और बात थी कि ये अंग्रेज था, तो अंग्रेज के ऊपर भरोसा रख सकता था, तो उन्होंने कहा चल ठीक है बना ले। एक्चुअली इसकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली सेशन होना था, वो होना था पुणे में, ठीक है। वो होना था पुणे में, पर अचानक से पुणे में एक कॉलरा का, एक इन्फेक्शन का आउटब्रेक हो जाता है, एपिडेमिक हो जाता है। तो इस पहले सेशन को एओ ह्यूम रखते हैं बॉम्बे में, ठीक है। जबकि डफरिन ने बॉम्बे के गवर्नर को ये बोल दिया कि ऐसे ऐसे ये बुड्ढा बनाने जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान ही रखना कि हाथ से ना निकल जाए, ठीक है। बात ना निकल जाए, बात हाथ से ना निकल जाए। तो बॉम्बे में पहली आपका सेशन 1885 पे आईएनसी बैठता है। आईएनसी को 2 फेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक है मॉडरेट फेज, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नरम दल, वो है आईएनसी का 1885 से लेकर 1905 तक। इसमें जो प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स हैं, नरम लीडर्स हैं, जो बिलीव करते हैं 3 पीस पर, दैट इज प्रेयर। पहले हम हाथ जोड़ेंगे, जैसे कोर्ट में जस्टिस के सामने लॉर्ड, उसको लॉर्डशिप कहते हैं, और हम प्रेयर करते हैं कि आई प्रे टू दिस लॉर्ड टू ग्रांट मी दिस, ठीक है। तो प्रेयर। दूसरा, हम फिर पिटीशन डालेंगे और साइन करवाएंगे, 10,000 2,000 ऐसे लोग साइन करेंगे। अगर कुछ नहीं बना तो प्रोटेस्ट ये वाला नहीं, जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का, ये वाला प्रोटेस्ट नहीं। हम प्रोटेस्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, क्योंकि ये इलीट क्लास थी, ये मॉडर्नाइज लोग थे, ये जमींदार थे, राजे थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो इंग्लैंड से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, कोई इकोनॉमिस्ट है, तो कोई मैथमेटिशियन। तो इनकी, अब देखो, पढ़े लिखे की थोड़ी बात पढ़े लिखे वाली ही होगी, थोड़ी रिफॉर्म होगी। तो इन्होंने कहा हम 3 पीस में बिलीव करते हैं। तो 1885 से 1905 तक हम आएंगे मॉडरेट फेज में। फिर हम 1905 से लगा लो 1919, पहले हम 1915 से और 1919 को, दोनों सालों को हम इकट्ठा रखेंगे, और बाद में जब हम एक्सट्रीमिज्म करेंगे तो मैं बताऊंगी क्यों हमने रखा।
उसमें आते हैं हम मिलिटेंट नेशनलिज्म में, जहां पे हमारे लाल बाल पाल आ जाते हैं और इनकलाब जिंदाबाद ये वाले नारे। मिलिटेंट मतलब लाइक सॉर्ट ऑफ कि यार ये बातों से नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिनकी ये परसोना या उनकी ये आइडियोलॉजी थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ये सब लोग ये एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट्स कौन थे? फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नेहरू जी, ये सब मॉडरेट्स थे जो 3 Ps में बिलीव करते थे। अब इनकी दोनों की आपस में कंट्रोवर्सीज भी बहुत रहेंगी, ठीक है, इन दोनों सेक्शंस की, ये जो दोनों टुकड़ियां बट गई, ठीक है। लाला लजपत राय कहते हैं कि ये जो इंडियन आईएनसी है ना, ये जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है लाला लजपत राय को, कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक सेफ्टी वेल्व है। 2 थ्योरीज भी आती हैं मॉडरेट्स के लिए, ये एक सेफ्टी वेल्व है। सेफ्टी वेल्व माने कि कुछ नहीं है यार, अगर तुम देखो इन मॉडरेट्स को या आईएनसी के लीडर्स को देखो, ये सारे पढ़े लिखे नोबल क्लास से बिलोंग, इनको क्या पता कि भूख नंगा इंसान जो इंडियन मास है वो कैसा सफर कर रहा है, इनको क्या पता कि आर्टिसन कैसा सफर कर रहा है या पेजेंट क्या सफर कर रहा है, जिनके घरों में भोजन के नाम पर 10 कोर्सेज लगते हैं, उन्हें क्या पता कि एक इंसान जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया उसने क्या सफर किया है। एंड दैट वाज क्वाइट एप्रोप्रिएट लाला लजपत राय की बात। तो उन्होंने कहा कि एक सेफ्टी वेल्व है। अंग्रेजों को एक्चुअली डर है कि 1857 में जो ये रिवोल्ट और रिबेलियन चुप 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 करके बना था, ये फिर से कहीं ना बन जाए, और ऑलरेडी इस टाइम पर हम वर्ल्ड वॉर में भी सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ऑलरेडी एक तो ना वॉर की सिचुएशन भी ना वर्ल्ड में भी ब्रिटिश की एलाइज में ऑल दैट, तो हालात ठीक नहीं लग रहे। तो ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि नॉनसेंस फिर से ना हो जाए, तो इसीलिए एक सेफ्टी वेल्व का काम करेगा। लाला लजपत ने कहा ये जो आईएनसी सेफ्टी वेल्व है, अंग्रेजों को इनसे फायदा है, इनको अंग्रेजों से फायदा है, ठीक है। फिर एक और थ्योरी आती है जो मार्क्सिस्ट लीडर्स कहते हैं कि ये जो आईएनसी है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कॉन्स्पिरेसी मतलब इन दोनों ने टुकड़ियों ने कॉन्स्पिरेसी आपस में किया है कि तुम हमको फायदा तो हम तुमको फायदा देंगे, ठीक है। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और होगी भी क्यों ना इनका डिस्ट्रस्ट होगा, मिसट्रस्ट होगा, सॉरी, क्योंकि ये अंग्रेज ने बनाई थी। एओ ह्यूम खुद एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। सो दैट इज व्हाई इट वाज कि आईएनसी को थोड़ा टाइम लगा इंडियन मासेस के साथ कनेक्ट करने में। और सबसे ज्यादा किसने इंडियन मासेस के साथ कनेक्ट किया, वो थे हमारे फादर ऑफ द नेशन जिन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, ठीक है। ही वाज द लीडर जो एक्चुअली अंदर गए सोसाइटी में, और इंडियन मासेस, वो खुद एक लॉयर, एक बैरिस्टर जो रिटर्न था साउथ अफ्रीका से, वो जब आया और उसने कैसे कनेक्ट किया, दैट वाज हिज मैनिपुलेटिंग एंड अ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकल स्किल्स, ठीक है। ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन मासेस, जो ये आईएनसी अपनी पूरी आइडियोलॉजी में लैक कर रही थी। अब हम इस स्टोरी के बाद फटाफट से क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। एंड आई जस्ट होप ये स्टोरी आप लोगों को क्लियर है। और अगर आप स्पेक्ट्रम की किताब खोल लें फॉर यूपीएससी, अगर आप उसका चैप्टर नंबर 11 देख लें, तो अगर उसको मैं एक छोटी सी चीज में समझाऊं तो यही स्टोरी है जो उसने 5 या 7 पन्नों में समझाई हुई है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किसने किया था। तो स्टोरी क्लियर थी कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था जिसका नाम था एओ ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, तो बताइए जो फाउंडर था आईएनसी का वो क्या था। जैसे कि मैंने बताया वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था, एरिस्टोक्रेट था, या एक सिविल सर्वेंट भी हमसे कह सकते हैं। सो एओ ह्यूम वाज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। 1885 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया हमारा आईएनसी। नेक्स्ट आ जाओ, कब, किस ईयर में आईएनसी को सेटल आउट किया है, सेटअप किया है? 1885, 1886, 1887, 1888। टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। 1885। स्टोरी सुनी है, ध्यान से सुनी है, कान खोल के सुनी है, तो इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने पहला सेशन आईएनसी का अटेंड किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो बात मैंने कि जैसे कहा कि पहला सेशन आईएनसी का होना था पूना में, पर जबकि वहां पे कॉलेरा एपिडेमिक चल रहा था और हो गया था, उसकी वजह से इन्होंने शिफ्ट किया था बॉम्बे में। कौन सा वॉइस रॉय था, कौन सा गवर्नर चल रहा था जिसके अंडर ये सेशन आईएनसी बनी है? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। 1885 में बनी, बनाई किसने? एओ ह्यूम में। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो दोस्तों सिर्फ 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने आईएनसी का पहला सेशन जो बॉम्बे में हुआ था
वो अटेंड किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 को मैं टिक कर दूंगी। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला कॉन्फ्रेंस कहां हुआ आईएनसी का? पुणे में होना था, पर कॉलेरा की आउटब्रेक से कहां पे शिफ्ट किया इन्होंने? बॉम्बे में, जिसको आज हम क्या कहते हैं? मुंबई, जो किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की। ठीक है, चलो आगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन था? इसमें जो लोग कॉन्स्टेबल्स या एसआई के लिए प्रिपेयर करते हैं, आई जस्ट होप कि जब हम पहली बार कोई चीज अपनी स्कूल टाइम के बाद पढ़ते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो इन चीजों को हम प्रॉपरली क्लियर करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट पूछा है, फाउंडर नहीं पूछा। फाउंडर अगर आईएनसी का पूछते हैं तो आप बोलेंगे एओयू। अगर प्रेसिडेंट पूछते हैं मेरे दोस्तों, तो प्रेसिडेंट पहला जो मेंबर जिसने प्रिसाइड किया पहला सेशन ऑफ आईएनसी, वो थे हमारे डब्ल्यूसी बैनर्जी। ठीक है, लर्न करना है। पहला प्रेसिडेंट पहले सेशन का था डब्ल्यूसी बैनर्जी। दूसरे सेशन का जो प्रेसिडेंट था वो थे दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, अब आ गया हमारा जो जेकेएसएसबी का नया पैटर्न पर है। स्टेटमेंट्स दे देते हैं। स्टेटमेंट्स कुछ भी नहीं होती। अगर तो फाउंडेशन या बेसिक्स क्लियर है तो स्टेटमेंट सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बस स्टेटमेंट तुम लोगों को एक डॉच की तरह काम करते। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे बाकी एमसीक्यू था कि फटाफट आंसर को टिक कर दें, इसमें थोड़ा सा दिमाग को या एनालिटिकल स्किल्स को अप्लाई करना पड़ता है, पर हम जल्दी से करेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, हमें बताना है कि जो डब्ल्यूसी बैनर्जी था, जो पहला प्रेसिडेंट था आईएनसी का 1885 में, आईएनसी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव इनके दिमाग में नहीं था? पहली स्टेटमेंट कहती है टू प्रमोट कंटैक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश कंट्री। बिल्कुल सही। ये बात याद रखना, मॉडरेट्स ने कभी ये नहीं कहा कि हमें अन ब्रिटिश रूल चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स बैठे पर हमें अपने राइट्स चाहिए। जो मॉडरेट फेज है या मॉडरेट लीडर्स हैं आईएनसी के, वो स्टार्टिंग में कहते हैं, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हमें भैया नॉन ब्रिटिश नहीं चाहिए, नॉन ब्रिटिश चले गए, हमें बस वैसा चाहिए जैसा तुमने ब्रिटेन रखा है ना, अपना इतना ऑप्टिमिस्टिकली तुम लोग राइट्स दे रहे हो, लिबर्टीज दे रहे हो, वैसा हमें इंडिया बना कर दो। ठीक है, तो ये फ्रेंडशिप जरूर रखना चाहते थे अपनी गवर्नमेंट के साथ, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है इनका। ये प्रमोट करना चाहते थे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग फेलो कंट्रीमैन बाय रिमूविंग द फीलिंग ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रिलीजन। ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर का बंदा, मैं जा रहा हूँ केरला से मिलने के लिए, केरला के बंदे से या तमिलनाडु के बंदे से या महाराष्ट्र के बंदे, डिफरेंट डिफरेंट हमारी जातियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी लैंग्वेजेस हैं, एंड हम एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं, तो इंटरैक्ट कर रहे हैं और कई चीजें हम बातें कर रहे हैं कि अच्छा तुम्हारे यहाँ पे ये है, मेरे यहाँ पे ये है, अच्छा तुम्हारे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ गवर्नमेंट ये कर रही है। तो एक सॉर्ट ऑफ एक फेलोमिन की फीलिंग आएगी ना कि यार एट द एंड ऑफ द डे हम एक ही मकान में रहने वाले लोग हैं, बस अलग अलग हमारे कमरे हैं या अलग अलग हमारे फ्लोर्स हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि प्लेट जो नेम प्लेट है जो हमारे मकान के बाहर है वो किसी और का है। ठीक है, मकान पर हमारा ही है। सो ये भी इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। डेफिनेटली ये इनका ऑब्जेक्टिव था। So to express the viewpoint on the necessary social issues with due consent of the educated class, social issues was never an objective of INC। ये हमने पढ़ा भी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के केस में, जब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कर रहे थे, कि INC कभी बिलीव नहीं कर रही थी ये सोशल इश्यूज में। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको सोशल इश्यूज के साथ ज्यादा कुछ सोशल इल्स को हैंडल करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सो ये ऑब्जेक्टिव नहीं था आईएनसी का। ये ऑब्जेक्टिव था क्या? टू डिटरमाइन विच डायरेक्शन ऑन विच द बेसिस द वर्क हैज टू बी डन इन द कमिंग ईयर। हाँ, ये भी ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव था कि एक फ्रेंडली नेचर हम मेंटेन करेंगे, कंटैक्ट मेंटेन करेंगे हमारे ब्रिटिशर्स के साथ। ये ऑब्जेक्टिव था कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग हम डेवलप करेंगे, और ये भी ऑब्जेक्टिव था कि आगे काम कैसे चलेगा, लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली। बट ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम सोशल इवल्स को खत्म करेंगे, बिकॉज ये इनका ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। अच्छा, अब मुझे बताइए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किस वाइस रॉयल्टी के अंडर आईएनसी बनी थी? तो वो बनी थी लॉर्ड डफरिन के अंडर। ठीक है, लॉर्ड राइपन के पास ये जरूर गए थे, और लॉर्ड राइपन उस टाइम पर मसलों में घिरे हुए थे, तो उन्होंने ज्यादा इस चीज को हीट नहीं दिया। फिर लॉर्ड डफरिन आ जाते हैं, और लॉर्ड डफरिन कहते हैं एओयू को, चल देख ले यार, बनाना है तो बना ले। उसने कुछ ना हाँ बोला था ना बोला था। ठीक है, आगे चलू। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड कन्वेंशन? सेकेंड, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट में अगर मैं बताऊं सिर्फ 3 मुस्लिम्स पार्टिसिपेट किया था आईएनसी में।
और सेकंड में जिसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नेहरू जी ने, उसमें पार्टिसिपेट किया था 33 मुस्लिम डेलीगेट्स ने। ठीक है, चलें आगे। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट, देखो ये पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहला वुमन प्रेसिडेंट, पहला आईएनसी का प्रेसिडेंट, ये पहला 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 जरूरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप खुद सोचो ना, एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी, इन क्वेश्चंस को तो वो जब खुद एक स्टूडेंट होगा तो इन क्वेश्चंस को तो उसमें भी उसको मतलब उसने भी इन क्वेश्चंस को लर्न किया होगा, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी सेम ही चलती है। ठीक है, सो पहला, एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से गर्मी बहुत है। चलो अच्छा, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन है? सो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी का बना था बदरुद्दीन तयाबची। पहला प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन था? डब्ल्यूसी बैनर्जी। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन था? बदरुद्दीन तयाबची। हो रही है बात क्लियर? समझ आ रही है? आई जस्ट होप कि मैं कनेक्ट कर पा रही हूं आप लोगों के साथ। चले फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा, घबराएंगे नहीं, एक एक कर इसे हम उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पहली औरत प्रेसिडेंट आईएनसी की क्या सरोजनी नायडू थी? ना मेरे बच्चे, पहली औरत प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, पर पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट, अगर इंडियन लिखा होता तो वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू was the first Indian woman to be the president of INC, बट अगर बात आती है फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट की तो वो थी एनी बेसेंट, तो इसको हम क्रॉस करते हैं। क्या ये बात सही है कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तयाबची थे? तो बिल्कुल बात सही है कि पहला प्रेसिडेंट हमारा मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी का बदरुद्दीन तयाबची थे। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ दूसरी वाली, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होगी तो हम इन स्टेटमेंट्स को आराम से इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स लेंगे और इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलो नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कभी कोई इलेक्ट ही नहीं हुआ प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? पहली तो बात, अगर हमें पता हो कि बाकी सब इलेक्ट हुए हैं तभी इस क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे। ठीक है, सो इस चीज को याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक, जिसने स्वराज की डिमांड की थी और बोला था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, ठीक है, 1916 लखनऊ पैक्ट में ये बोलेंगे इस चीज को। यही थे जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को एक किया था, यही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग, बड़े इनके एफर्ट से मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से एक हुई थी लखनऊ पैक्ट में, इनके और एनी बेसेंट के। ठीक है, ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे विद द लाला लाजपत राय, वेरी एक्सट्रीमिस्ट, वेरी, ही वाज अ मराठी, ही वाज बोर्न इन महाराष्ट्र। मराठी एंड केसरी इनके जो न्यूज़पेपर्स थे, ये जिनको एडिट करते थे, मराठा एंड केसरी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर्स थे जिनको बाल गंगाधर तिलक एडिट करते थे। वेरी वेरी कह सकते हैं कि एक बड़ा फ्रिवलस एक फाइटर था बाल गंगाधर तिलक, बट बाल गंगाधर तिलक कभी प्रेसिडेंट नहीं बने। ठीक है, ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बने। लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट जरूर बने थे। ठीक है, एनी बेसेंट तो आपको पता था कि पहली औरत प्रेसिडेंट है हमारी आईएनसी की। इवन कि मोतीलाल नेहरू जिन्होंने स्वराज पार्टी बाद में फाउंड की है, ये भी प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, चलो आगे। चलो, पहली औरत प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज तो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, जैसे कि हमने वो स्टेटमेंट की सरोजनी नायडू के रिकॉर्ड में, तो पहली औरत प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी दोस्तों मेरे? एनी बेसेंट। ठीक है, तो मेरे बच्चों एनी बेसेंट पहली औरत प्रेसिडेंट थी। पहली इंडियन प्रेसिडेंट, अगर औरत, पहली इंडियन औरत प्रेसिडेंट आ जाएगी तो क्या लिखोगे? सरोजनी नायडू। शाबाश। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस ने अपना इलेक्ट किया था पहली औरत प्रेसिडेंट? इसका सिंपल सी बात है कि हमें बताना है कि किस सेशन में हमारी जो कांग्रेस ने अपनी पहली औरत प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था। तो वो इलेक्ट हुई थी लखनऊ सेशन 1916 में। ठीक है, लखनऊ सेशन 1916 में एनी बेसेंट वाज इलेक्टेड। सो पहली इंडियन औरत प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? सो फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू। आ गई बात कि पहली भारतीय वुमन कौन थी? वो थी हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, दैट वाज नोन एज सरोजनी नायडू। चलो आगे, चलो फिर से स्टेटमेंट्स पर आ जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी क्या कैलकाटा में हुआ था? कंसिडर करो, एक एक करके उड़ाने की कोशिश करो इन स्टेटमेंट्स को। क्या पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा में हुआ था? नहीं। कहां हुआ था? पुणे में होना था, पर कॉलेरा की एपिडेमिक से कहां शिफ्ट कर दिया गया था? ये शिफ्ट कर दिया गया था टू द बॉम्बे। चले, सेकेंड सेशन आईएनसी का क्या प्रेसिडेंटशिप
दादा भाई नेहरू जी थे प्रेसिडेंट। तो पहले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे हमारे उमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यूसी बैनर्जी। तो नेक्स्ट सेशन, जो सेकेंड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट थे हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन। अगर आपने मेरी इकोनॉमी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने डिस्कस किया है दादा भाई नेहरू जी का, जिनकी एक किताब भी उन्होंने लिखी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। एंड ही वाज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जिन्होंने नेशनल इनकम को पहली बार कैलकुलेट किया था, राइट। सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन द सेकेंड सेशन। तो इसको मैं टिक कर दूंगी। क्या बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो लखनऊ में सेशन किया, और ये क्या इकट्ठे हो गए थे लखनऊ में और कंक्लूडेड लखनऊ पैक्ट? इसे हम लखनऊ पैक्ट या इसे हम कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहते हैं, या इस पैक्ट को हम ये भी कहते हैं कि इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी इकट्ठे हो गए थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम लीग और आईएनसी लखनऊ 1916 में इस सेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट्स की वजह से इकट्ठे हो गई थी। इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? सिर्फ हमारी 2 और 3। पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है। चलो आगे, शाबाश। ओके, इन विच सेशन जो बाल गंगाधर तिलक ने ये एक्सप्रेस किया या वर्ड या ये स्टेटमेंट बोली कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है एंड आई शेल हैव इट, राइट, एंड आई विल बी हैविंग इट। तो ये कब बोली गई थी? ये लखनऊ सेशन 1916 में बोली गई थी। ये अल्फाज बाल गंगाधर तिलक, जो एक महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे, जो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे आईएनसी के, लाला लाजपत राय के बहुत इंपॉर्टेंट पाइवोटल एलाय माने जाते हैं। केसरी और मराठा एडिट किया है इन्होंने ये अल्फाज को इस्तेमाल किया लखनऊ सेशन 1916 में। और क्या जानते हो लखनऊ सेशन 1916 में? लखनऊ सेशन 1916 में आईएनसी और मुस्लिम लीग का गठबंधन हुआ था। चलो आगे, फिर से स्टेटमेंट्स आ गई। हमें कंसिडर करनी है आईएनसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स। क्या सरोजिनी नायडू पहली औरत थी जो प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की? पहली औरत जो प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की? नहीं। ये पहली इंडियन औरत जरूर थी, पर पहली औरत थी एनी बेसेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआर दास जब प्रिजन में थे, क्या ये तब फंक्शन कर रहे थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? बिल्कुल ठीक है। सीआर दास जेल में चले गए हुए थे और तब भी ये एज अ फंक्शन कर रहे थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। नेक्स्ट, पहला ब्रिटिश जो आईएनसी का प्रेसिडेंट बनता है, क्या वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कभी प्रेसिडेंट नहीं बने आईएनसी के। ये फाउंडर जरूर थे आईएनसी के, प्रेसिडेंट कभी नहीं थे। प्रेसिडेंट जो बना है एक ब्रिटिशर या यूरोपियन आईएनसी का, वो था जॉर्ज यूल, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमारी गलत है। तो कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट हमारी? सिर्फ हमारी, अच्छा नहीं, चौथी स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, मुझे देखिए नहीं। चलो, चौथी स्टेटमेंट कहता है कि एल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1894। हाँ, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो कौन सी कितनी स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो गई? सेकंड एंड फोर्थ। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आ रही है समझ? ठीक है, आगे बढ़ू। किसने कहा कि कांग्रेस मूवमेंट ना तो इंस्पायर है लोगों से, ना डिवाइस्ड है उनके लिए, ना प्लान्ड है उनके लिए? तो ये किस लीडर ने कहा था जिसने सेफ्टी वेल्व की थ्योरी दी थी? लिख लो सेफ्टी वेल्व यहां पर, सेफ्टी वेल्व की जिसने थ्योरी दी थी। तो ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, जो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का ये बिलीव था, ये जो मॉडरेट फेज है ना आईएनसी का, ये जो ये 3 पीस में बिलीव करते हैं ये एलीट वाले, ये कहाँ जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कहाँ जानते हैं कि मासेस क्या सफर कर रहे हैं, ये कहाँ जानते हैं कि पेजेंट्स क्या सफर कर रहे हैं, ये कहाँ जानते हैं कि आर्टिसंस क्या सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका बिलीव था ये जो आईएनसी है, ना तो ये मासेस से, इंडियन मासेस से इंस्पायर्ड है, ना ये उसके लिए बनी है, ना ये प्लान भी की गई है उसने, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ये कहे हैं हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, वेरी पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय। चलो आगे बच्चे। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi language was, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जरूर होगा, इसको हम लर्न करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस को आप आर्मी से ज्वाइन करते हैं, आपको जापान याद आता है सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो एयरक्राफ्ट में हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मारे गए थे, ठीक है, अ वेरी 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 पॉपुलर फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस ही पहले थे जिन्होंने एक सेशन के ये प्रेसिडेंट भी बने हैं, और उस सेशन में इन्होंने कहा है कि हमें
हिंदी लैंग्वेज के लिए रोमन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये जो चीजें, इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज है, दैट वाज डन बाय whom? A freedom fighter known as सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट चले, who among the following suggested the winding up of INC after India attained independence? किसने सजेस्ट किया था कि बस अब लपेटो ये जो जितना भी कार्य हुआ है, सामान अपना इकट्ठा करो और चलो वापस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। तो ये बात है 1947 की, जब अंग्रेजों ने डिसाइड कर दिया कि ठीक है इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट। 46 में ही एक्चुअली हो गया था, पर 47 तक हम लोग चले हैं। 47 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है, इंडिया इंडिपेंडेंट आजाद हो जाता है उस 200 साल की गुलामी से, तो एक हमारा लीडर जिसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, जो जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ द नेशन या बापू, महात्मा गांधी ने कहा था कि आईएनसी का जितना भी अब सामान है जी लपेटो। हमारा जो मकसद था जिसके लिए 1885 में ये स्टैब्लिश हुई थी, हाँ उस टाइम पे आजादी नहीं था, और जितना हमने मुहिम चलाया 1885 से 1947 तक, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हमारा एक अटेनमेंट थी जो हम पा चुके हैं। अब हम इस पिटारे को खत्म करते हैं, अब बांध लो जी सवाल। तो ये वर्ड्स हैं हमारे महात्मा गांधी के कि आईएनसी का अब काम खत्म हो जाता है, लेट्स एंड दिस पार्टी, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल डोमेन नहीं था। अमंग द फॉलोइंग किसने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फॉर्म किया था? हरिजन सेवक संघ अनटचेबिलिटीज के रिलेटेड है, और ये फॉर्म किया था हमारे वन ऑफ द फेमस नेशनलिस्ट लीडर्स, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से, मोहनदास करमचंद गांधी, born in पोरबंदर in गुजरात, a barrister by profession, but he is also one of the कह सकते हैं कि ये फेज थे नेशनलिज्म के, इन द लेटर ऑफ द नेशनलिज्म, जो हमें आजादी तक लेकर जा सके गए थ्रू हिज मेथड्स, जो नॉन वायलेंट मेथड थे, बट उन्होंने क्या डेथली ब्लो दिया था ब्रिटिशर्स को, अ क्वाइट स्ट्रैटेजिक, जिनको माना जाता है फादर ऑफ द नेशन, दैट इज मोहन दास करमचंद गांधी। चले, महात्मा गांधी प्रिसाइड करते हैं ओवर ओनली वन सेशन इन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। हमें बताना है ये कहां पे हेल्ड हुआ था। तो इसने क्वेश्चन में हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि हमारे ये जो प्रिय महात्मा गांधी थे, फादर ऑफ द नेशन, हमारे बापू थे, इन्होंने आईएनसी के सिर्फ एक ही बार बेचारे प्रेसिडेंट बने हैं 1924 में, ठीक है, एक ही बार अपने पूरे करियर में, सिर्फ एक बार, क्योंकि इनका पॉलिटिकल एजेंडा था ही नहीं, इनका कुछ ऐसा एजेंडा था ही नहीं, ना ये लेकर आए थे, ठीक है। तो इन्होंने प्रिसाइड आईएनसी को सिर्फ एक बार किया है, वो किया है 1924 में, और इसका कहां सेशन हुआ था? बेलगांव में, बलगांव में या बेलगांव में, जो आपको लगे इजी प्रोनाउंस करो, पर यहां पे महात्मा गांधी सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट बने हैं आईएनसी के इन 1924। आगे चलूं, चलिए, सबसे यंगेस्ट कौन प्रेसिडेंट थे जो आईएनसी के थे, जो 35 की एज में प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनते हैं? इनफैक्ट आफ्टर सोनिया गांधी 6 साल कॉन्जिक्यूटिव आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं। इनफैक्ट ये सेकंड लॉन्गेस्ट आईएनसी के प्रेसिडेंट है, सोनिया गांधी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की या कांग्रेस की। सो कौन है ये यंगेस्ट वाले? ये हमारे हैं अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद ये प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के एट द एज ऑफ जस्ट 35, 6 साल तक प्रेसिडेंट रहते हैं आईएनसी के। इनफैक्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, आफ्टर सोनिया गांधी भी आप कह सकते हैं। पर अब्दुल कलाम आजाद पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं थे। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे मेरे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन था हमारे आईएनसी का? वो थे हमारे अब्दुल कलाम आजाद, जो सिर्फ 35 की उम्र में प्रेसिडेंट बने थे। चलें, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन था? जब हम आजाद हो गए तब हमारा प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 1885 से चले आ रहे हैं कि पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूसी बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, फिर सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, फिर हमने ये पढ़ा कि महात्मा गांधी भी प्रेसिडेंट थे 1924 में, फिर हमने पढ़ा कि एक बार तो सुभाष चंद्र बोस भी प्रेसिडेंट थे, फिर हमने एक बार पढ़ा कि एनी बेसेंट भी प्रेसिडेंट थी, फिर हमने पढ़ा कि जॉन वेब भी प्रेसिडेंट थे, फिर हमने पढ़ा कि इनफैक्ट की सरोजिनी नायडू वाज आल्सो द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट्स हम पढ़ रहे हैं। लाला लाजपत राय वाज आल्सो द प्रेसिडेंट, ठीक है। बेचारे बाल गंगाधर तिलक कभी प्रेसिडेंट नहीं बने, हम पढ़ रहे थे ना, ठीक है। अब हमें बताना है कि 1947 पे जब हम आजाद हुए थे, हम इस गुलामी के, जब हम जंजीरों को हमने तोड़ दिया था, तब हमारा प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का? वो थे हमारे जेबी कृपलानी, जिन्होंने महात्मा गांधी के संग एक सोशलिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर यह काम किया है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन आईएनसी।
जितना मुझे लगा कि एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ एक एग्जामिनेशन के पॉइंट से या एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेबल में आ सकता है, या इनफैक्ट एसआई को भी हमने टच किया है, अदर एसएसपी की एग्जामिनेशंस को भी, तो उनका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अगर बेसिक्स हमारे क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर उनका थोड़ा सा कह सकते हैं कि दे आर लाइक थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। बट फॉर द एग्जामिनेशन जो हम हिट ऑन कर रहे हैं उसके लिए आई थिंक इन क्वेश्चंस के थ्रू हमने मैक्सिमम आईएनसी का जो उनका योगदान था इंडिया के लिए या इंडियन नेशनलिज्म के लिए वो हमने कवर कर दिया है। इसके बाद आता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो हम अलग सेशन में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वी विल गो आगे की आगे स्टोरी आगे चलेगी, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब मेरा लेक्चर खत्म हुआ और तब लाइट आई है, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जैसे कि ये आप लोगों के दिमाग में भी दुविधा होगी कि अभी जो करंटली एग्जामिनेशन है या जो आने वाला है जिसका सिलेबस भी इशू हो गया है या वेरियस देखिए एसएसबी एग्जामिनेशन जूनियर असिस्टेंट है ये हाई कोर्ट का, सो मुझे एक चीज बताओ, ये जो जर्नल है ये जीएस होती है, ठीक है, जर्नल स्टडीज, इसके जो हम कंपोनेंट्स में और आप कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हम पॉलिटी भी करेंगे, तो मुझे बताओ कि वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कांस्टेबल, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पटवारी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसआई, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट सिविल सर्विसेज फॉर द स्टेट, और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या ये चीजें डिफरेंट हो जाती हैं? बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड टॉप नॉच चला जाता है, लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, बेसिक्स सेम ही रहते हैं। तो अलग से कोर्स मेंशन आउट अगर मैं कर दूं कि ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी राइट नाउ। इट इज टारगेटिंग एवरी एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। जीएस काम आएगी आएगी, इनफैक्ट जम्मू कश्मीर के रेफरेंस के जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस काम आएंगे आएंगे। तो डिफरेंट कोर्स का नाम लेने से मटेरियल डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। सो आई जस्ट होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। स्टोरी आईएनसी की समझ आई, मजा आया, अच्छा लगा, ठीक है। कोई डाउट होगा जो स्कूल टाइम के बाद कभी नहीं किसी ने सॉल्व किया, वो क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद ज्योग्राफी के साथ एंड वी विल डू द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। सो जस्ट टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।